नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। रीजनिंग में हम पहला चैप्टर जो आपको पढ़ाए हैं या पढ़े हैं सीरीज का, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके प्रश्न भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न छूटे होंगे तो हम एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे, उसमें वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, आज हम एक दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं जहाँ से रेलवे में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे से संबंधित एग्जामों में। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है हमारा तार्किक आरेख का या लॉजिकल डायग्राम का। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि लॉजिकल डायग्राम होता क्या है और इससे में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको जिससे आसानी से आप इन प्रश्नों को पकड़ पाएंगे और इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लॉजिकल डायग्राम तार्किक आरेख क्या होता है। सबसे पहले जानना यह है, और ये हमारी कॉन्सेप्ट की पूरी क्लास है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ वहीं पे तुरंत एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग समझते हैं कि तार्किक आरेख क्या होता है, लॉजिकल डायग्राम क्या होता है। ठीक है, लॉजिकल डायग्राम, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं तार्किक आरेख। अब समझिए कि तार्किक आरेख होता क्या है। तार्किक आरेख दो या दो से अधिक वस्तुओं, स्थानों, गुणों, समूहों या मदों के बीच पारस्परिक तुलनात्मक तुलना का एक माध्यम है। ठीक है, उनके बीच, उनके वस्तुओं, स्थानों या गुणों में एक तुलनात्मक जो आरेख बनता है, आपसी संबंधों का कह सकते हैं कि उनमें आपसी संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन है या तुलनात्मक माध्यम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि तार्किक आरेख दो या दो से अधिक वस्तुओं, स्थानों, समूहों, गुणों या मदों के बीच पारस्परिक संबंधों के बीच तुलना का माध्यम है, तुलना का माध्यम है। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। कुछ वस्तु दे दी जाएगी, स्थान दे दिया जाएगा या उनके गुण दे दिए जाएंगे, और नीचे एक डायग्राम बना दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा वेन आरेख, कौन सा डायग्राम इन सभी के संबंधों को सही तरीके से निरूपित करता है, उनका सही निरूपण करता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया गया, ठीक है, कि सूर्य है, चंद्रमा है और बृहस्पति है। ठीक है, ये तीन चीजें दे दी गई और आपसे पूछा जाएगा कि, और नीचे जो है डायग्राम बना दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनके संबंधों को आप बताइए कि इस डायग्राम में कौन सा सही से निरूपित करता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अभी हमने कहा कि तीन चीजें, जैसे हमने कहा सूर्य है, चंद्रमा और बृहस्पति, इनके बीच संबंध के लिए आपको डायग्राम बनाकर देगा। एक डायग्राम ए बन जाएगा, ये पहला हो गया, मान लीजिए एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और चौथा कुछ भी दे देगा, मान लीजिए ये दे दिया चौथा। ठीक है, इस प्रकार से सामने आपके डायग्राम रख देगा और पूछेगा कि इनमें से बताइए कि कौन सा डायग्राम इन तीनों के बीच संबंधों को सही से व्यक्त करता है, सही से दर्शाता है। ठीक है, तो
अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर इसकी हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य तारा है। क्या है? सूर्य। सूर्य एक तारा है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। और बृहस्पति क्या है? ग्रह है। ये तीनों हैं, लेकिन तीनों अलग अलग चीजें हैं। इनके आपस में संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का इनका आपस में कोई संबंध नहीं है ना। तो इसका मतलब कि अगर कोई संबंध नहीं है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीनों अलग अलग हैं तो तीनों अलग अलग ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें कोई आपसी संबंध नहीं है, जबकि यहां अगर आप देखेंगे तो इन सभी के बीच आपसी संबंध है, यहां भी आपसी संबंध है, यहां भी आपसी संबंध है। लेकिन अगर ये हम कहें तो इसमें कोई आपसी संबंध नहीं है। ठीक है, एक और परिभाषा हम इसकी लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि तार्किक आरेख दो या दो से अधिक वस्तुओं, स्थानों, समूहों, गुणों या मदों के बीच पारस्परिक संबंधों के बीच तुलना का माध्यम है। ठीक है, तुलना कर रहा है। ठीक, आगे अगर हम इसी परिभाषा को और अच्छे से डिफाइन कर लें तो क्या होगा कि व्यक्ति, संस्था, समूह, गुण। ठीक है, व्यक्ति, संस्था, समूह, गुण से संबंधित आंकड़ों का ज्यामितीय आरेख द्वारा इनके बीच संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन वेन आरेख कहलाता है। वेन आरेख कहलाता है। ठीक है, ये एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि वेन आरेख ये है। ठीक है, डायग्राम बना होगा, ऊपर प्रश्न रहेंगे, उसमें आपको बताना है कि उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं कि इससे किस प्रकार से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत परीक्षा में मुख्यतः निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्या है कि वस्तु, स्थानों, गुणों, मदों से संबंधित आरेख होगा। ठीक है, फिर संयुक्त आरेख होगा और फिर विविध आरेख होगा। संयुक्त में मतलब दो तीन एक ही साथ जुड़े होंगे और विविध में सभी उसमें कुछ संख्याएं हो सकती हैं, कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ स्थान हो सकते हैं। इस प्रकार से उसमें प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहला वाला पढ़ेंगे कि वस्तु, स्थानों, गुणों और मदों से संबंधित आरेख किस प्रकार से कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्या है कि वस्तु, स्थानों, गुणों, मदों से संबंधित आरेख है। अब देखिए केस पहला क्या है कि जब एक मद दूसरे मद में तथा दूसरा मद तीसरे मद में पूर्णतः समाहित रहता है, फलस्वरूप पहला मद स्वतः तीसरे मद से पूर्णतः व्याप्त होता है। अगर देखिए यहां क्या कहा जा रहा है कि अगर एक मद अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ अन्य शब्दों में समझ सकते हैं। जब एक गुण, ऐसे भी कह सकते हैं, एक स्थान या एक वस्तु जो भी है, ठीक है, एक मद दूसरे मद में तथा दूसरा मद तीसरे मद में समाहित है, पूर्णतः समाहित है, आंशिक नहीं। देखिए इसमें क्या होगा, आंशिक समाहित होगा, थोड़ा सा और ज्यादा समाहित होगा। इसमें क्या है, पूर्णतः समाहित होता है। तब क्या होगा, पहला मद स्वतः तीसरे मद से पूर्णतः व्याप्त हो जाएगा। यदि ये तीनों मद पूर्णतः एक दूसरे में समाहित हैं
तो पहला मद क्या होगा, स्वतः एक दूसरे में समाहित हो जाएगा। जैसे दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति क्रिकेट खिलाड़ी और मनुष्य के संबंध को प्रदर्शित करती है। ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या है कि मनुष्य को हम पहले पकड़ते हैं, तो मनुष्य है मनुष्य ही तो खिलाड़ी होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहें कि नहीं बंदर भी खिलाड़ी होता है सर्कस में होता है, ठीक है, लेकिन खिलाड़ी अगर सही में होगा तो कौन होगा, मनुष्य होगा। तो इसका मतलब मनुष्य है तो खिलाड़ी है। तो अगर हम वेन आरेख बनाए तो ये सबसे पहले मनुष्य बना दिए, ये क्या हो गया, ये मनुष्य हो गया। तो जब ये मनुष्य हो गया उसी के बीच ही तो खिलाड़ी होगा, उसी के बीच हम खिलाड़ी बना दिए, ये हो गए खिलाड़ी। अब ऊपर जाइए, कह रहा है कि फलस्वरूप यदि तीनों एक दूसरे में समाहित है तो पहला मद स्वतः तीसरे मद में पूर्णतः व्याप्त हो जाएगा। यानी पहला मद क्या है, क्रिकेट, तो खिलाड़ी तो क्रिकेट भी, एक क्रिकेट भी तो खेल ही है, तो क्रिकेट का खिलाड़ी भी तो खिलाड़ी ही कहेंगे ना, उसको कुछ और कहेंगे। तो हमारी जो आकृति बनेगी कुछ यूं बनेगी। ठीक, ये कहां पे है, ए बी ऑप्शन में है। ठीक है, अगर हम दूसरा प्रश्न यहीं पे कर दें, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए आप क्रिकेट न कहें, खिलाड़ी न कहें, ठीक है, दूसरा कुछ कह लीजिए। अब यहां कह लीजिए कि मनुष्य जो है, मान लीजिए यहां कह लीजिए कि डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ठीक है, फिर कह लीजिए कि एमबीबीएस है, ठीक है, या फिर एमबीबीएस है यहां डॉक्टर कर लीजिए। तो क्या होगा कि मनुष्य है तो मनुष्य ही तो एमबीबीएस करेगा, और जो एमबीबीएस करेगा तो एमबीबीएस डॉक्टर का कोर्स है तो वो डॉक्टर ही होगा ना, कि इंजीनियर बन जाएगा वो। तो प्रश्न कुछ भी हो सकता है, गुणों की तुलना हो सकती है, कोई भी प्रश्न आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां समझ में क्या आया कि अगर एक मद दूसरे मद में तथा दूसरा मद तीसरे मद में पूर्णतः समाहित है, पूर्णतः इस शब्द पे आप जोर दीजिएगा, इस पर, पूर्णतः पर, ठीक है, पूरा का पूरा समाहित है एक दूसरे में। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि वृद्धि और विकास, तो ये विकास है और ये वृद्धि है, जिस प्रकार से वृद्धि पूरे विकास में समाहित है। तो जब पूर्णतः समाहित होगा तो पहला जो मद होगा वह स्वतः तीसरे में चला आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये केस पहला है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। ठीक, चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। जब सभी मद अलग अलग हैं, अर्थात इनमें थोड़ा सा भी आपसी संबंध नहीं होता है। ठीक है, यहां आप समझ लेंगे थोड़ा सभी, ठीक है, तो यहां थोड़ा सा भी आपसी संबंध नहीं होता है, कोई उनमें आपस में संबंध ही नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, देखिए जैसे दिया है सूर्य, ग्रह और चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और चंद्रमा, ये तीनों क्या है, सूर्य तारा है, और ग्रह तो ग्रह यह है, और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। इनमें कौन सा आपसी संबंध है, सभी अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, सभी के गुण अलग हैं, सभी के काम अलग हैं। अब हम कहें कि डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, अब इनके गुणों में क्या संबंध है, सिवाय इसके कि वो सभी मनुष्य हैं, केवल एक संबंध है कि वो सभी मनुष्य हैं। लेकिन अगर इतनी ही बात केवल लिखी जाए तो इनमें क्या संबंध है भाई, वकील है अलग पेशा है, डॉक्टर है अलग पेशा है, इंजीनियर है अलग पेशा है,
हो सकता है ना। तो जब कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब कि इनमें आपको ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें कोई संबंध न दिखता हो। अगर यहां देखें, अगर इसको आप देखें कि ये सूर्य हो गया तो ये ग्रह है, ये उपग्रह नहीं। ग्रह में उपग्रह बिल्कुल समाहित नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। इसमें आपस में जबकि कह दिया गया कि कोई आपसी संबंध ही नहीं है, तो ये तो पहले ही कट गया। जिसमें भी आपसी संबंध दो में है, तीसरे में आपसी संबंध गलत है। यहां भी आपसी संबंध है, गलत है। आपको ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें किसी में भी एक दूसरे में कोई आपसी संबंध नहीं है। तो ये कौन सा है? ये जिसमें कि कोई आपसी संबंध नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि ये सूर्य है, ये क्या है? चंद्रमा है, और ये ग्रह मान लीजिए बुध है। ये अलग अलग बातें हैं, तीनों अलग अलग गुण है इनका, है ना। चलिए ठीक है, ये दूसरा केस था। तीसरे केस में क्या होता है? जब एक मद दूसरे मद में पूर्णतः समाहित होता है, जबकि तीसरा मद पूर्णतः अलग अपने अस्तित्व में रहता है। एक मद दूसरे में पूर्णतः समाहित है, जबकि तीसरा एकदम से अलग है। ठीक है, जैसे हम कहें महिला है, माता है, जबकि अगर हम कहें कि पुरुष, तो महिला माता ही माता महिला हो सकती है, इनमें तो आपसी संबंध है। लेकिन पुरुष क्या है? पुरुष अलग है। स्त्री है, माता है, एक ही बात है। टमाटर है, सब्जी है, लेकिन अगर हम सेब कहें तब सेब तो फल है। तो ये क्या है? दो तो एक ही में समाहित थे, लेकिन तीसरा क्या है? यहां पे अलग है। तो फिगर आपको कैसा ढूंढना है कि दो एक में समाहित हो लेकिन तीसरा अलग हो। यहां देखिए तीनों का आपसी संबंध है, यहां भी तीनों का आपसी संबंध हो जा रहा है, और इसमें तो एकदम है। यानी ए वाला फिगर ये सही व्याख्या कर रहा है। देखो कैसे, इसको हम कह सकते हैं कि ये फल है और सेब एक क्या है? ये सेब हो गया, तो सेब एक फल है। ठीक, इनका आपसी में संबंध है, आपस में संबंध है। जबकि अगर हम गाजर की बात करें तो गाजर सब्जी है। क्या है गाजर? कंफ्यूज नहीं होना है, गाजर सब्जी में आता है। ठीक है, फल नहीं समझ लेना है कि चाउमीन में डाल दिया गया गाजर तो फल हो गया, ऐसा नहीं है। गाजर एक्चुअल में जो है क्या है? सब्जी है। ठीक है, तो यहां क्या, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब एक मद दूसरे मद में पूर्णतः समाहित होता है, यहां कह दिया जा रहा है कि एकदम समाहित है, पूरा समाहित है एक मद दूसरे में, जबकि तीसरा मद क्या है? एकदम से अलग है, अपने अस्तित्व में है। तो ऐसे में जो डायग्राम बनेगा हमारा ये है। यहां हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जब हम अगर इसकी व्याख्या करें तो क्या कहेंगे? सभी सेब फल हैं। ये सही है, सभी सेब फल हैं। अब गाजर के लिए क्या है? कोई गाजर फल नहीं है। ये बना, निष्कर्ष तो यही निकला ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जब दो मद किसी एक व्यापक जाति में पूर्णतः समायोजित रहते हैं, परंतु ये आपस में पूर्णतः या अंशतः समाहित नहीं होते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि एक व्यापक जाति में दोनों पूर्णतः समाहित रहते हैं। एक में अगर हम कहें कि जैसे पृथ्वी, हमने क्या कहा? पृथ्वी। अब उसमें हम कहें समुद्र और जंगल, तो दोनों का आपस में क्या संबंध है? जंगल होगा तो जाहिर सी बात है समुद्र नहीं होगा, समुद्र होगा तो जंगल नहीं होगा। दोनों में कोई एक ही बात हो सकती है ना, लेकिन ये दोनों क्या हैं? पृथ्वी पर ही है।
या पृथ्वी में पूर्णतः समाहित है कि नहीं? तो जब एक जाति में पूर्णतः समाहित हो, ठीक है, जैसे अगर हम कहें व्यक्ति, ठीक है, या मनुष्य कहें, और मनुष्य कहें और फिर कहें स्त्री और पुरुष, मनुष्य हो गया, स्त्री और पुरुष दोनों मनुष्य में ही है, मनुष्य में दोनों ही समाहित है ना, लेकिन या तो स्त्री होगा या पुरुष होगा, यही ना होगा। इसी प्रकार से क्या है कि आकृति में, जैसे देखिए यहां प्रश्न दिया गया है, आकाशगंगा, पृथ्वी और चंद्रमा। देखिए आकाशगंगा में, आकाशगंगा का मतलब क्या, जिसमें सूर्य भी है, ग्रह भी है, उपग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, पुच्छल तारे भी हैं, सब कुछ समाहित है। बहरहाल यहां केवल दो ही को समाहित करना है, पृथ्वी और चंद्रमा। तो कैसा फिगर होगा, एक तो यूनिवर्सल हो जाएगा, ये इसमें दोनों समाहित हैं, पृथ्वी अलग चंद्रमा अलग, पृथ्वी का अलग गुण है, चंद्रमा का अलग गुण है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहां एक में क्या है, आकाशगंगा में दोनों शामिल हैं, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है। अगर हम कहें कि कौन सी आकृति मनुष्य स्त्री पुरुष को दिखाती है, तो भी आकृति यही बनेगी, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले केस में, केस नंबर 5 हम देखते हैं, क्या देखते हैं, जब एक मद दूसरे मद में अंशतः समाहित है, जबकि तीसरा मद पूर्णतः अलग होता है। एक अंशतः समाहित होगा, माने पूरा समाहित तो नहीं होगा, ठीक है, पूरा समाहित नहीं होगा, और एक अलग होता है। अब देखिए जैसे आकृति राजा, पिता और रानी के संबंधों को प्रदर्शित करता है। देखो पिता, ये पिता हो गया, अगर हम आकृति ए बनाए कि ये राजा हो गया, ये पिता हो गया, तो क्या ये जरूरी है कि हर राजा को पुत्र हो, या ये जरूरी तो है नहीं, बहुत सारे राजा थे जिनके पुत्र नहीं थे, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सभी राजा के पुत्र हो, या जो पिता हो वो सभी राजा हो, ये भी तो जरूरी नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे इसमें, ये हो जाएगा एक राजा है और ये पिता है, कुछ पिता राजा हो सकते हैं, कुछ राजा पिता हो सकते हैं, इसका ए बनेगा। और फिर रानी के संबंध को, अब इनमें से न तो रानी पिता हो सकती है, न रानी है तो राजा नहीं हो सकती, वो तो रानी है, क्यों, रानी है ना वो कैसे हो सकती है। तो यहां क्या हो जाएगा कि ए रानी अलग हो जाएगी, ए फिगर जो बनेगा ये सही फिगर होगा, ए, ठीक है। यहां पे कौन सा है, ये वाला, सॉरी ये नहीं, ए, ठीक है, ये फिगर जो है इसका सही प्रदर्शन है, सही निरूपण है, ठीक है। आपको केवल डायग्राम बताना है, व्याख्या नहीं करना है, केवल डायग्राम बताना है, ठीक। अब देखिए छठे केस में क्या है, जब एक मद किसी अन्य मद में अंशतः समाहित होता है, जब एक मद किसी मद में अंशतः समाहित होता है, थोड़ा थोड़ा समाहित होता है, जैसे मनुष्य कह दिया जाए और फिर कहा जाए नर और नारी, तो मनुष्य में तो दोनों समाहित है ना, नर और नारी। बहरहाल यहां जैसे देखिए तोता है, फिर नर है,
तथा खरगोश है। तोता है, नर है और खरगोश है। तो इसकी आकृति क्या होगी? देखिए, तोता खरगोश नहीं हो सकता, खरगोश तोता नहीं हो सकता। अब यहां बना लीजिए खरगोश, एक खरगोश है। फिर यहां पे ये बना लीजिए नर। लेकिन तोता भी तो नर हो सकता है ना, और खरगोश भी नर हो सकता है। देखिए, अब एक खरगोश एक खरगोश नर है, बिल्कुल है। तोता भी नर है, बिल्कुल नर है ना। लेकिन सभी जो नर हैं वो, ये जरूरी नहीं है कि सब खरगोश हो या तोता हो। तो यहां जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा? ये नर हो गया। नर में दोनों समाहित हैं, आंशिक रूप से समाहित हैं। खरगोश भी नर हो सकता है, तोता भी नर हो सकता है। तो जब यहां इसको आप देखना है, आपको इसको देखना है कि जब एक मद किसी अन्य मद में अंशतः समाहित होता है, अंशतः समाहित है, ये भाग समाहित है, इसका ये भाग, ठीक है ना, अंशतः समाहित है, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। केस 7, जब एक या दो मद किसी एक मद में पूर्णतः समायोजित रहते हैं। देखिए, एक या दो मद एक मद में, किसी एक मद में पूर्णतः समायोजित रहते हैं, जबकि इनमें से कोई दो मद परस्पर एक दूसरे में आंशिक रूप से व्याप्त होते हैं, आंशिक रूप से। देखिए, अब क्या है कि दी गई रेखाकृति में से कौन सी, जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तब और अच्छे से लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, व्यक्ति, लेखक तथा पुरुष के संबंधों को प्रदर्शित करती है। व्यक्ति है, देखो यार, व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति। तो व्यक्ति क्या हो सकता है? लेखक भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। ये लेखक है और पुरुष। व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी पुरुष लेखक हो जाए या सभी लेखक पुरुष ही हैं। महादेवी वर्मा पुरुष थोड़ी थी, लेखक थी ना। आशापुरी देवी, मीराबाई, ये पुरुष तो नहीं थी लेकिन लेखक थी। अब ये जरूरी थोड़ी है कि लेखक सभी पुरुष हो जाएं, और ये जरूरी नहीं है कि सभी पुरुष लेखक हो जाएं। डॉक्टर, इंजीनियर या सामान्य पुरुष हो सकते हैं ना। तो यहां क्या है कि ये व्यक्ति है, ये लेखक और ये पुरुष। तो इसमें कौन सा आया? आप देख सकते हैं, ए बी। ठीक है, ये व्यक्ति है जिसमें लेखक और पुरुष दोनों शामिल हैं। एक है, एक में दोनों समाहित हैं। एक मद है जिसमें दोनों समाहित हैं। ठीक है, नहीं, चलिए थोड़ा सा और इसमें और जाते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि कोई दो मद परस्पर एक दूसरे में आंशिक रूप से समाहित। हाँ, देखिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। गड़बड़ क्या हो रहा था कि देखिए, ये पुरुष है ना, पुरुष, ये लेखक। कैसे कि कुछ पुरुष लेखक तो हो सकते हैं ना, और कुछ लेखक पुरुष हो सकते हैं। तुलसीदास पुरुष थे। ठीक है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। ठीक, ये नहीं होगा। कुछ लेखक पुरुष हो सकते हैं, लेकिन सभी लेखक पुरुष हो ये जरूरी नहीं है। मैं ये समझा रहा था कि सभी लेखक पुरुष हो ये जरूरी नहीं है, और सभी पुरुष लेखक हो ये जरूरी नहीं है। तो ये तो दोनों व्यक्ति में समाहित है, लेकिन आंशिक रूप में एक दूसरे में क्या है? समाहित है। एक दूसरे में आंशिक रूप से क्या है? ये समाहित हैं, ये आंशिक रूप से समाहित हैं, थोड़े से रूप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब एक मद किसी दूसरे मद में पूर्णतः समाहित होता है और तीसरा मद अंशतः समाहित होता है। जब एक मद किसी दूसरे मद में पूर्णतः समाहित हो जाता है एकदम से, और तीसरा मद
में अंशतः समाहित होता है। तो उसका क्या है, देखिए महिला है, रिश्तेदार हैं तथा चाचा है। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए कि आप रिश्तेदार हो गया, रिश्तेदार। तो रिश्तेदार, अब अगर हम कहें कि क्या चाचा जो है वो किसी का रिश्तेदार नहीं है, तो सभी चाचा, अगर हम ये कह दें कि सभी चाचा रिश्तेदार होते हैं तो इसमें क्या हर्ज है, बिल्कुल होगा। चाचा है तो रिश्तेदार तो है। तो अगर हम रिश्तेदार को कहें तो ये रिश्तेदार पूरा जो है, ये चाचा इसमें रिश्तेदार में पूरा समाहित हो गया, चाचा रिश्तेदार में पूरा समाहित हो गया। और फिर कह रहा है कि महिला, तो महिला यहां हो सकती है ना, महिला, महिला क्या होगी, महिला ए भी तो रिश्तेदार हो सकती है कि नहीं हो सकती है, महिला भी रिश्तेदार हो सकती है, लेकिन महिला चाचा नहीं ना हो सकती। अब कुछ लोग महिला को चाचा मत बना देना भाई, ठीक है, चाची हो सकती है यार, चाचा नहीं हो सकती। ठीक, जेंडर चेंज नहीं करना है ना। तो यहाँ क्या है, देखो रिश्तेदार है तो चाचा सभी रिश्तेदार होते हैं, महिला रिश्तेदार होती हैं। अब बुआ है हमारी तो रिश्तेदारी तो है, मामी है तो रिश्तेदारी है, लेकिन वो क्या है, महिला है कि नहीं, वो महिला है। तो ये रिश्तेदार, ये जो है महिला है, रिश्तेदार तो है, लेकिन चूंकि महिला है तो चाचा तो हो ही नहीं सकती। तो हमारा जो फिगर बनेगा ये, और कहा क्या गया कि एक मद दूसरे मद में पूर्णतः समाहित, देखिए ये इसमें ये पूर्णतः समाहित है, देख रहे हैं ना, और एक अंशतः समाहित हो, एक अंशतः समाहित हो, बना फिगर। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, केस 9, जब दो मद अंशतः समाहित होते हैं और दोनों मदों में एक तीसरा मद पूर्णतः समाहित होता है। जब दो मद, एक मद में दोनों आपस में क्या हो, अंशतः समाहित हो, ठीक है, और एक मद उसमें पूरा समाहित हो। जैसे यहां जो दिया गया है चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। अच्छा, हरियाणा और पंजाब के बीच रिलेशन क्या है, हरियाणा है और क्या है, पंजाब है। दो रिलेशन है, एक तो ये दोनों भारत में है, और दूसरे ये दोनों क्या है, राज्य है, ये दोनों क्या है, राज्य है। तो एक रिलेशन तो है, आंशिक रिलेशन तो है कि वो दोनों राज्य हैं। अब कहा जा रहा है कि तीसरा मद पूर्णतः समाहित हो। अब अगर हम कहें चंडीगढ़ को, तो चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है यार। अगर हम कहें कि ये पंजाब है और ये हरियाणा है, तो क्या हर्ज है भाई, कोई तकलीफ है, कोई हर्ज नहीं है, दोनों राज्य हैं, दोनों तो आपस में संबंधित हैं, दोनों भारत के राज्य हैं, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यही कहें हम कि चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ एक ऐसा जगह है जो दोनों की राजधानी है, क्या है, दोनों की राजधानी है, उसकी अलग पहचान भी है, लेकिन अलग पहचान के बावजूद वो दोनों की क्या है, राजधानी है। तो यहां क्या है, दोनों में समाहित है, पूर्णतः दोनों में समाहित है, क्योंकि पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है, तो ये पूर्णतः इसमें क्या है, समाहित है। तो हमारा जो वेन डायग्राम हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब तीनों मद एक दूसरे में अंशतः समाहित हो, तीनों यानी तीनों मद एक दूसरे में अंशतः, तो एक वाला फिगर याद रखिए, कुछ नहीं करना, ये फिगर नहीं नहीं नहीं, ये तो समाहित कहां हुआ यार, ए मैं बनाना ये चाह रहा था, बन हो गया ए। ठीक है, तीनों एक दूसरे में क्या हो, समाहित हो। ठीक है, क्या है, आकृति इंजीनियर्स भारतीय और महिलाओं के संबंध में दर्शाता है। तो क्या होगा, कुछ भारतीय महिलाएं इंजीनियर्स हैं, क्या कहेंगे, कुछ भारतीय महिलाएं इंजीनियर हैं। अगर इसका फिगर बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे ये भारतीय,
ये भारतीय है और दूसरी महिला है, ये महिला है। कुछ भारतीय महिला क्या है, इंजीनियर है। दोनों में, महिला में भी और भारतीय में भी। तो ये क्या होगा कि जब तीनों मद एक दूसरे में अंशतः समाहित हो तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो आज ये 10 प्रकार के केस थे और इन्हीं 10 प्रकार से प्रश्न आते हैं। अभी 2 टाइप्स बचे हुए हैं जिसको हम कल लेकर आएंगे। ठीक है, या अगली वीडियो में लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।